हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर का जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, जिसका मैंने वादा किया है कि आपको 31 अक्टूबर से पहले मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बेंगलोर वालों का एग्जाम है 15 नवंबर से। तो 6th सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 तक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। यूनिट नंबर 3 तक आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो अपलोड रहेगा। आज हम यूनिट 4 को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। यूनिट 4 बेसिकली कीमोथेरेपी का आगे का पोर्शन है। यूनिट नंबर 2 से हम लोग कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी फॉर यूटीआई। पहला टॉपिक क्या है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। दूसरा है कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के केस में कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, और इम्यूनोफार्माकोलॉजी। यानी ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के बारे में। यानी यूनिट नंबर 4 में हम ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बेसिकली स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ने के बारे में। ठीक है, तो हम अब यूनिट नंबर 3 में फार्माकोलॉजी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। व्हाट इज द कीमोथेरेपी की बात करेंगे, यूटीआई के बारे में। तो हम अगर इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम देखने के स्टार्ट करें या देखना शुरू करें, तो आप ये जानेंगे कि जो हमारा कीमोथेरेपी है, दिस इज कीमोथेरेपी। ये यूनिट नंबर 2 में मैंने इसके बारे में बताया था कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल मतलब मेडिसिन, और थेरेपी मतलब कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर जिसके द्वारा किसी बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं। दिस इज कीमोथेरेपी यानी एनी मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज, दिस इज कीमोथेरेपी। तो आज की बात में हम लोग जो इस यूनिट नंबर 4 में 3 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे यूटीआई के बारे में, यानी यूटीआई में कौन सी मेडिसिन देते हैं। टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम इम्यून के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम बारी बारी से दोस्तों पढ़ेंगे, तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यूटीआई के बारे में। यानी इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 1 है, हम यूटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूटीआई के बारे में क्या क्या कहानी आपको जाननी है, क्या आपको समझनी है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों कि वो क्या होते हैं, ये सब यूटीआई वगैरह के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यूटीआई के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि दिस इज द यूटीआई। पूरा नाम है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और मैं ये नोट्स आपको स्क्रीनशॉट दूंगा करने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए ये किसी भी मनुष्य में, किसी भी जीव जंतु में, बेसिकली जो ह्यूमंस में ये पॉसिबल है। मेल और फीमेल दोनों में दिक्कतें हो सकती हैं। मेल और फीमेल, पहले समझिए कि जो मेल है और फीमेल है, दोनों में ये यूटीआई की दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेल में थोड़ा सा कम देखा जाता है और फीमेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके पीछे भी रीजंस हैं कि क्यों फीमेल्स में ज़्यादा होती है और मेल्स में कम होती है। पहली चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत। और मेल में जो दिक्कत देखी जाती है वो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, बड़ों में ये दिक्कत जो है वो बहुत कम देखी जाती है। और जबकि फीमेल में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी ऑल एज के साथ, ठीक है, मेल में दिक्कत कम है, किड्स में ज़्यादा है, एडल्ट में कम है, और फीमेल्स में ये ऑल एज के साथ ये दिक्कत देखी जाती है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न है कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। मेल्स में बेसिकली जो यूरिन का डिस्चार्ज होता है वो पेनिस के द्वारा होता है, जो कि बॉडी से बाहर होता है। एक तरह देखा जाए तो बॉडी के बाहर का पार्ट है। फीमेल्स में ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए उनके केसेस में उनके जो जेनाइटल्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइप पे वेट रहते हैं, क्योंकि ये यूरिन डिस्चार्ज की वजह से और वजह से। तो इसलिए फीमेल्स में यूटीआई के होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या मतलब है हमारा, कि यूटीआई के इन्फेक्शन का मतलब क्या है। हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। देखिए यूटीआई का इन्फेक्शन क्या है कि जो आप बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको एक पार्ट पता होगा कि ये एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है जहाँ से, ठीक है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। अब यहाँ पे अलग चीज़ें हैं, अगर वो मेल है तो यहाँ पे पेनिस होगा, और अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे वेजाइना और सर्विक्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे किडनी होता है, और किडनी से निकलता है यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर निकलता है और यूरेटर आके यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, ये किडनी का पार्ट हो गया।
तो ये क्या हो गया कि पहले तो यूरेथ्रा, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी वेजाइना है, सर्विक्स है या पेनिस है, उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यहाँ पे यूरेटर, जिस नली के द्वारा किडनी से यूरिन इकट्ठा होता है यहाँ पे, और ये दूसरी पार्ट देखा जाए तो किडनी। यानी ये सारे पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन और यूरिन के डिस्चार्ज में। यानी बॉडी में यूरिन के बनने से लेकर के यूरिन के डिस्चार्ज में ये सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं यूटी, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट। पहले हम इसको समझेंगे, इसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात ले लें तो इसे कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, अपर यूटी ट्रैक्ट, और इसे कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर कभी कभी आपसे जीपैट वगैरह में डिटेल डिस्क्राइब करने को पूछता है तो अपर और लोअर अलग करके पूछता है। अब अगर किसी भी कारण से, किसी भी दवाई के इस्तेमाल से, किसी भी बीमारी के कारण, किसी भी चीज़ के कारण, अगर यहाँ पे इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि अगर किसी भी कारण से बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन फैलता है और यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को जो बैक्टीरिया या वायरस इसमें फैल गए, उनकी संख्या बढ़ गई, खुजली होने लगी, जलन होने लगी, ईचिंग होने लगी, और पस आने लग गया, बदबू आने लग गई, ये सारे कारण कब होंगे? जब यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होगा। तो उस केस में इसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। अब कभी कभी अगर इस एरिया में है तो इसको लोअर यूटीआई बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया में है तो उसको अपर। अगर यूरेटर में है, किडनी में है, ब्लैडर में है तो यूटीआई, अपर यूटीआई, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में है, वेजाइना में है, सर्विक्स में है, पेरिस में है तो उसे लोअर यूटीआई कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे समझ ली कि व्हाट इज द यूटीआई। अब थोड़ा सा इसके पोर्शन को देख लेते हैं कि ये नोट्स क्या कह रहा है। नोट्स ये कह रहा है कि अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो यूटीआई है। उसमें किडनी, यूट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, एवरीथिंग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है इन्फेक्शन, कि जब कोई बैक्टीरिया वगैरह इसमें आके इंसर्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। पेपर को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिएगा कि अगर कोई भी जो आपके इन्फेक्शन पार्टिकल हैं, जम्स इसमें इंटर करते हैं तो वो यूटीआई होता है। ठीक है, और ये यूटीआई का पूरा एक सिंपल सा पार्ट है। आप यहाँ से इसका पर्टिकुलर नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। भाई यूटीआई इन्फेक्शन होता क्यों है कि बैक्टीरिया, वायरस ये सब हमारी बॉडी में इंसर्ट कर गए यूरिन के रास्ते से, यूरेथ्रा के रास्ते से, और उसके रास्ते से जब पेशाब के रास्ते से घुस गए और हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर दिया तो यूटीआई। अब किन किन कारणों से यूटीआई हो सकता है, हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इन्फेक्शन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि अफेक्ट किस किस में देखा जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जो मेल्स है उसमें ये थोड़ा सा इन्फेक्शन कम देखा जाता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि मेल्स में, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एक कॉमन रीज़न है, एक बायोलॉजिकल रीज़न है कि जो मेल्स होते हैं दोस्तों, जो मेल होते हैं उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो इन्वायरमेंट से नेचुरल वेट नहीं रहता। फीमेल्स के केस में जो आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट पार्ट है वो लगभग केस में वेट रहता है। दूसरी चीज़ होता है जो आपका जो फीमेल्स में जो यूरिनरी ट्रैक्ट वाला पार्ट है उसी में उनको मेंस्ट्रुअल की भी दिक्कत आती है, और वो जो मेंस्ट्रुअल की दिक्कत है उसमें करीब 5 दिनों तक जब ब्लीडिंग होती है तो उस केस में भी इनमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी नेचुरली ऐसा बनाया गया है कि जो फीमेल्स में यूटीआई फैलने के चांसेस मेल के कंपेयर में कम होता है। मेल्स में बच्चों में देखा जाता है अक्सर, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं, खुले में खेलते हैं, वो अक्सर उनके कारण वो इन्फेक्शन फैलता है, वो साफ सफाई कम रख पड़ते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी लेबोरेटरी में इसके टेस्ट की जाती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रिस्क में, अगर कैसे कैसे कारण से ये फैल सकता है। दूसरा की कारण है कि एडल्ट में, बच्चों में देखा जाता है फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर कोई मेल या फीमेल में से कोई एक पार्टनर, मेल या फीमेल में से कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड है और अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है, फिजिकली कांटेक्ट में आता है, तो ये इन्फेक्शन वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक दूसरे को फैल सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा क्या कारण है, वेटिंग टू लॉन्ग टू यूरिनेट। अगर कोई व्यक्ति को पेशाब लगी है, वो किसी क्लास में है, किसी मीटिंग में है, या कहीं ऐसी जगह पे गया है, भाई मान लो कोई लड़की देखने गया है अपने लिए और उसको सुसु लग गई है, वो दबा के बैठा है कि भाई बाथरूम चले जाएंगे तो मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, लोग कहेंगे लड़का मुतनहा ही है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर वो बहुत देर तक रोक के रखा है तो उस केस में भी
ऐसे केसेस में भी चांसेस होते हैं कि उसको यूटीआई के इन्फेक्शन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी, मैंने कहा फीमेल्स में बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें क्यों यूटीआई ज़्यादा होता है। एक प्रेगनेंसी भी बहुत ज़रूरी कारण है। प्रेगनेंसी के केस में भी, अगर प्रेगनेंसी केस में भी, क्योंकि यूरिनेशन में बहुत सारे हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली एससीजी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, उस केस में इन्फेक्शन बढ़ता है। डायबिटीज़ की बात करें, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ दोस्तों क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो उनका डायबिटीज़ के पेशेंट में जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ भी ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, और जब यूरिन से निकलेगा तो वो जो यूरिन में जब मीठापन रहेगा, यानी कि उसमें शुगर मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो वो चिपचिपा बनेगा और वो आपके जेनेटल्स के आसपास चिपकेगा और वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने चांसेस हैं, ये हो सकता है। इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल, अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, वो जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, जर्म्स है, बैक्टीरिया, उनसे लड़ नहीं सकता, उनको भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है यूटीआई के केस में। कैलिकुली मतलब अगर किसी को स्टोन हुआ है, अगर किसी को पथरी वगैरह की दिक्कत है, तो उसके केस में भी उसको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी इंसान का प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, आप देखेंगे अक्सर प्रोस्टेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूँ, ठीक है, जो मेल की मैं सिस्टम की बात कर दूं, जो ये बेसिकली प्रोस्टेट जो है वो मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। यूटीआई के चांसेस जिसमें प्रोस्टेट कारण होता है वो मेल्स में होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो ये दोस्तों टेस्टिस वाले पार्ट से एक यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, जो कि यहाँ पे लटका हुआ ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है, एक लिक्विड सिक्रीट करता है जो कि सीमन वगैरह बना रहा है, जो कि स्पर्म वगैरह में इजैकुलेशन में हेल्प करता है। तो जैसे ही ओल्ड एज आती है तो इसका प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे 55, 60, 70 में ये तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है प्रोस्टेट का साइज। तो यूरिन की जो पाइप होती है, यूरेटर, वो उसको दबाने लगता है। जब यूरिन की पाइप दबेगी तो यूरिन करने में दिक्कत होगी, पेशाब करने में दिक्कत होगी। तो अक्सर बूढ़ों लोगों में ये दिक्कत देखी जाती है। तो उसमें एक दवाई देते हैं, उसका नाम होता है यूरीमैक्स, जिसमें बेसिकली टैमसुलोसिन 0.4 mg दिया जाता है, तो या डिटेस्टराइड देते हैं। तो उस केस में ये उसको सूजन को कम करता है, यानी स्वेलिंग को कम करेगा, तो पेशाब का रास्ता बन जाएगा। तो जिस केस में मेल पेशेंट में अगर प्रोस्टेट की दिक्कत हो गई है तो प्रोस्टेट के कारण भी यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा, जमता रहेगा, और उस केस में भी उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस दोस्तों वहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कोई अलग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि इनकम्प्लीट ब्लैडर है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या फीमेल्स में जो मेनोपॉज हो जाता है, फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल आना बंद हो जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं, उस केस में भी देखा जाता है कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सिम्टम्स क्या है। अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई हो गया है तो आप कैसे पहचानेंगे। एक तरीका तो है जांच करना। अगर आपको जांच नहीं करना है और आप सिंपल सा बिना जांच के अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हम इस सिम्टम्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिम्टम्स तो क्या है कि आपको पेशाब के रास्ते में जलन होगी। आप जब भी पेशाब करने जाएंगे, यूरिनेशन करेंगे, आपको बहुत जलन होगी। जलन के साथ साथ वहाँ पे खुजली होगी, इचिंग होगी, कभी कभी वहाँ पे पस आएगा, ब्लड आएगा और बदबू बहुत ज़्यादा करेगा। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं। मैं आपको बाकी सिम्टम्स यहाँ बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार आपको बाथरूम लगेगी, लेकिन आप बहुत कम कर पाएंगे, होगा बहुत कम लेकिन जाएंगे आप बार बार, ठीक है। पेनफुल बर्निंग सेंसेशन, यानी पेशाब में जलन होगी जब भी आप करेंगे। उसके साथ क्या होगा कि यूरिनेटेड नीड टू यूरिनेट इन सीरियस केस, अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर एंड लीक्स यूरिन। कभी कभी क्या होगा, पेशाब का जो आप रोक सकते हैं, आपकी क्षमता होती है कुछ देर रोके रहने की, आप नहीं रोक पाएंगे। अगर यूटीआई बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक पेशाब लीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी बदनामी होने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। और क्लाउडी या फॉल स्मेल, बदबू आएगी आपके पेशाब के साथ, उससे भी बहुत बदबू आती, किसी का महकता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि क्यों जो बाथरूम आप करते हैं तो वो बदबू क्यों करता है। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एग्जाम थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो हमारा पेशाब होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, यानी ये हमारा यूरिया है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप बाथरूम करते हैं तो वो तुरंत बदबू नहीं करता, आप स्मेल टॉयलेट करके आते हैं वो स्मेल नहीं करता, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जब जाते हैं जहाँ पे लोगों ने पेशाब किया है वहाँ बहुत बदबू आती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो ये बदबू नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप इसको इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो इसमें से क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, उस एयर के साथ रिएक्शन करता है और ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है। और जो अमोनिया, यानी जब आप कहीं बाथरूम करके जाते हैं जहाँ पे टॉयलेट है, जहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, जहाँ मोदी जी कह रहे हैं सफाई करो, वहाँ पे बेसिकली कुछ देर बाद यूरिया नहीं बचता, वहाँ पे अमोनिया बचता है और अमोनिया बहुत तेज़ बदबू करता है। यानी वहाँ पे किसी भी पेशाब घर में जो स्मेल होती है वो अमोनिया की होती है। एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको शेयर किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, स्मेल बहुत गंदा आएगा। आगे क्या है,
जनरल फीलिंग ऑफ अनवेल, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। और सीवियर पेन होगा आपके एब्डोमिनल रीजन में, पेट के पास बहुत दर्द होगा। ये कुछ इसके कॉमन से सिम्टम्स है। आगे हम बात कर लेते हैं कि एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि क्यों होता है यूटीआई, क्यों होता है। तो मैंने आपसे फिर कहा यूटीआई बेसिकली क्यों होता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में जेनाइटल्स के थ्रू, हमारे जो हमारे जननांग है यानी जो हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट है उसके थ्रू जब बॉडी में बैक्टीरिया इंसर्ट कर जाते हैं। बहुत से लोग साफ़ सफाई नहीं रखते, गंदगी नहीं रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर हाथ नहीं साफ़ कर रहे हैं, जेनाइटल साफ़ नहीं कर रहे हैं, रोज़ नहा नहीं रहे हैं, तो उस केस में उनको यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से बेसिकली, तो इसका पहला कारण है बैक्टीरिया का होना दोस्तों, बैक्टीरिया। दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, प्रोटियस स्पीसीज, किस्बेलिया, इंट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये कॉज करते हैं क्या, यूटीआई। उसके बाद कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनसे भी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, एपिडर्मिडाइटिस, स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिस, एंट्रोकोकस स्पीसीज, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनसे भी यूटीआई के चांसेस होते हैं। इसको बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम, जिसमें कि माइसीलियम पाया जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला स्पीसीज, ग्रेडिनेला वेजाइनलिटिस, इन सब से भी देखा जाता है। इसमें से जो स्पीसीज है ग्रेडिनेला वेजाइनलिस, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है जो उनको यूटीआई कॉज करता है। कुछ वायरस है जैसे कि एडेनोवायरस, कुछ फंगस है जैसे कि कोंडिया एल्बिकेंस, उसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं जैसे ट्राइकोमोनास वेलगिनस, साइटोस्मिया, हेमाटोबियम, इंट्रोबियस, वर्मिकुलरिस, ये सारे अलग अलग प्रकार के कुछ बैक्टीरिया या वायरस हैं जिनके द्वारा ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कैसे कौन कौन सा टेस्ट करा के हम कैसे जान सकते हैं कि किसी को यूटीआई हुआ है कि नहीं। तो पहले तो आपको जनरल सिम्टम्स आपने देखा, जनरल सिम्टम्स में आपको मालूम चल गया कि यूटीआई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर यूटीआई है नहीं है तो हम जांच कराएंगे और उस जांच को हम डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कहते हैं कि आपका पहले ब्लड काउंट किया जाएगा, आपके ब्लड में क्या इन्फेक्शन है वो मालूम चल जाएगा। दूसरा टेस्ट है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, आप जानते हैं अपना यूरिन कल्चर देंगे, आप यूरिन आपके पेशाब से कल्चर मीडिया तैयार किया जाएगा, कॉलोनीज ग्रो कराई जाएगी और कितने प्रकार के बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहे हैं उससे आपकी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करके हम मालूम कर सकते हैं। अगला है यूरिन स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं कि कलेक्ट करके उसके कलर को भी देखकर हम जान सकते हैं कैसा है। यूरिन डिपस्टिक टेस्ट होता है, इसमें हम लोग बेसिकली नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट और ग्लूकोज, इन तीनों के प्रेजेंस को चेक करके मालूम करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन कितना है। माइक्रोस्कोपी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, विडाल फीवर या कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस है, परसिस्टेंट हिमेटेरिया है, यानी हिमेटेरिया मतलब क्या होता है, हीमोक्यूरिया, यानी यूरिया के साथ हीम यानी ब्लड, जब पेशाब के रास्ते से ब्लड आने लगे तो उससे भी मालूम चल जाता है। कुछ अपर रिक्रूट आपके रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके द्वारा भी हम इसके इमेजिनेशन करके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, बेसिकली हम बात यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यूटीआई में कौन कौन सी दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यूटीआई में बेसिकली कैटेगरी, 3 कैटेगरी की ड्रग होती है। इसको इस तरह समझिए, जो यूटीआई में हम यूटीआई के केस में दोस्तों जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं यूटीआई के केस में वो 3 तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, इसको समझिए, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, और एक होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। देखिए 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम मेडिसिन यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए। पहला बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको रोकेगा, यानी उसके ग्रोथ को रोकेगा, डेवलपमेंट को रोकेगा, किसी तरह से बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को बंद करेगा। तो ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया यूटीआई बैक्टीरियोसाइडल। इसमें कौन कौन दवाइयाँ आती हैं, सल्फोनामाइड्स आती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स आती है और नाइट्रोफुरेंटवाइन, एनएफटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 100 mg के फॉर्म में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल का मतलब होता है दोस्तों किल, यानी जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ चुका है ये दवा इसके साथ हम मिला के देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो मरे। पहले वाले केस में तो हमने ग्रोथ को रोका, मल्टीप्लिकेशन रोक दिया ताकि दिक्कतें और ना बढ़े। दूसरे केस में हम किल करते हैं, साइडल करते हैं ताकि बैक्टीरिया की संख्या मरना शुरू हो जाए। उसमें कौन कौन सी दवाई आती है, इसमें एंटीबायोटिक है कॉट्रिमॉक्साजोल, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन वगैरह आपने सुना होगा, और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आता है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, फ्लोरोक्विनोन्स आते हैं और सिफेलोस्पोरिन्स आते हैं। ये सारे एंटीबायोटिक इसके साथ देते हैं ताकि बैक्टीरिया की संख्या किल हो, वो बढ़े ना। और उसके अलावा कुछ यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह भी हैं, जो इन्फेक्शन को रोक रहे हैं, जो इन्फेक्शन बढ़ चुका है, पस आ रहा है, बदबू आ रही है, तो उस केस में हम देते हैं। नाइट्रोफुरेंटाइन कॉमन है, मिथाइलिन मेंडेडेट और नैलिडिक्सिक एसिड, ये तीनों ये कॉमन दवाइयाँ हैं जो कम इस्तेमाल की जाती है। बाकी ये दोनों दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर द यूटीआई। अब हम कुछ दवाइयों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है नाइट्रोफुरेंटाइन। नाइट्रोफुरेंटाइन दोस्तों जो है एक दवा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द नाइट्रोफुरेंटाइन। ये एक, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NFT कहते हैं, ठीक है। NFT ये 100 mg के डोज में मिलता है। इसको सुबह शाम BD, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसको TDS खिलाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दवा के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप दवाइयों के बारे में भी जानें। नाइट्रोफुरेंटाइन जो होता है, अगर इसको हम कम कंसंट्रेशन में दे रहे हैं, यानी अगर 100 mg में हम BD दे रहे हैं तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह। लेकिन अगर इसका डोज बढ़ा के इसको 3 टाइम कर दिया जाए, यानी 300 mg पर डे कर दिया जाए, तो ये साइडल की तरह काम करेगा, यानी बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया को डेथ करेगा, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में और जान लेते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरिया ई कोलाई के इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है, और एनेनियोजा, प्रोटियस, ससेप्टिबुला, इन सब के लिए इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक की बात कर सकते हैं तो ये टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। लीवर में मेटाबोलाइज होता है। इसका हाफ लाइफ करीब 30 से 60 मिनट का होता है, यानी आधे घंटे के अंदर असर करना आपको शुरू कर देगी। कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं नाइट्रोफुरेंटाइन के, जैसे कि इसमें पेट में खाने से थोड़ा सा, अगर आपके पेट में एल्डिहाइड वगैरह है तो डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा पेशेंट कंप्लायंस ब्रो है, केमिकल सिस्टिक एंड हेमेटोरिया भी हो सकता है, यानी ब्लड के साथ थोड़ा सा इन्फेक्शियस ब्लड आएगा यूरिन के साथ, ठीक है, लंबे समय तक खाने पर। और कुछ CNS के सिम्टम्स भी शो करता है, यानी दिमाग में थोड़ा सा आपको नींद वगैरह ज़्यादा आने की शिकायत आपको हो सकती है। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसके आगे। तो नाइट्रोफुरेंटाइन हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोफुरेंटाइन के बाद, ठीक है। अब हमारा है कि बेसिकली कौन कौन से एंटीबायोटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरल केस में। अगर नाइट्रोफुरेंटाइन के साथ, अगर NFT तो देते हैं, इसके साथ हम कौन से एंटीबायोटिक चला सकते हैं। अगर किसी को UTI है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 से 500 mg दे सकते हैं, दिन भर में 1 बार या 2 बार, 12 घंटे में 1 बार दे सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन 200 से 400 mg दे सकते हैं हम लोग 12 घंटे पर। और कार्ट्रिमॉक्साजोल 960 मिलीग्राम तक दे सकते हैं हर 12 घंटे पर। सिफेलैक्सिन 250 से 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। सिफोडॉक्सिन प्रोक्सिटिल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिक्लेव जानते हो ना, अगोमेंटिन के नाम से आता है मार्केट में, 625 ग्राम जी। और नाइट्रोफुरेंटाइन 50 mg एडली, यानी ये इन्फेक्शन अगर हो सकता है किसी पेशेंट को तो हम ये दवाइयाँ आसानी से उसको दे सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट के साथ यूरिनरी इन्फेक्शन किसी पेशेंट में है तो उसके किडनी में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ किडनी में उसके साइड इफेक्ट शो कर सकता है किडनी के साथ, पेशेंट के साथ। तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या ये साइड इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट के साथ है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, उसको थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो लोअर यूरिनरी कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, किडनी के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, उस समय मिथाइलिन, मेनामिन, इम्यूनिटी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नाइट्रोफुरेंटाइन, नैलिडिक्सिक एसिड, अमीनोग्लाइकोसाइड ये सब देते हैं अगर किसी व्यक्ति को UTI के साथ किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो, यानी UTI तो उसको हो ही रहा है, साथ में उसको किडनी इन्फेक्शन हो गया, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमको ये सारी दवाइयाँ देनी है। नाइट्रोफुरेंटाइन, नैलिडिक्सिक एसिड, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सब दवाइयाँ हम आसानी से उसको दे सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी हम बात कर सकते हैं कि प्रोफाइलेक्सिस इन्फेक्शन UTI, अगर किसी को प्रोफाइलेक्सिस इन्फेक्शन हो गया UTI के साथ, यानी उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाई दे रहे हैं UTI के साथ, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, बच्चों में और औरतों में ज़्यादा देखा जाता है जहाँ तक पे। तो अगर वो क्यों हो रहा है भाई, हो सकता है कि वो कोई एडमिट है, उसको कैथेटर लगाया गया है उसके यूरिन के रास्ते से, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, या अल्ट्रासाउंड वगैरह के समय कुछ इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, तो उस केस में उसको UTI होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। कैथेटर वगैरह का इस्तेमाल है। तो ये मोटा मोटा दोस्तों, ये हमारा जो मोटा मोटा हिसाब था, हम लोगों ने UTI के बारे में
पढ़ लिया है। ठीक है, तो यूटीआई हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इसका जब लेक्चर नंबर 2 लेंगे तो हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे, कौन सी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना चाहिए कैंसर केस में। तो कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।